इंग्लिश एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा पॉइंट है यार एक सिंपल है कि पीआर है तो पीआर इज बेसिकली इन्वेस्टिंग इन योर फ्यूचर. इफ यू इन्वेस्ट टुडे यू विल रीप द बेनिफिट्स लेटर. मैं सबको सो गाइस हम तीनों साथ में कितने टाइम बाद हाउ आर यू फीलिंग बहुत बढ़िया यार. इतनी लंबी अच्छी फीलिंग है ना ये, और अच्छा लग रहा है. वी आर डूइंग अ पॉडकास्ट आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम. फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस. हमने इतने लाइव सेशंस करे हैं पहले, वी डू सो मेनी वीडियोस, बट इट्स द फर्स्ट टाइम द थ्री ऑफ अस आर कमिंग एंड डूइंग दिस पॉडकास्ट. इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल. सो व्हाई डोंट यू गाइस स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन? हर्षिल को तो सब जानते हैं, मिस्टर फेमस मिस्टर हर्षिल रेशमवाला. बताओ हर्षिल. माइग्रेशन जर्नी है. कब से ये इंडस्ट्री में? इट्स बीन 6 years. I've been into the education and migration field. Started with another migration company, then decided to help individuals by ourselves with our skills. और शुरू किया और अब आज यहाँ खड़े हैं, आप सबको हेल्प करते आ रहे हैं पिछले 6-7 सालों से. आप बताइए प्रेम भाई. आपको भाई बोलते हैं हम क्योंकि प्रेम भाई हमसे कोई 150-200 साल बड़े हैं, इसलिए उनको भाई बोलते हैं. बताओ आप अपनी जर्नी के बारे में. अगर जो मेरी माइग्रेशन जर्नी की बात करेंगे तो आई थिंक वो इंडिया से ही स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मैं यहाँ पे परमानेंट वीज़ा पे ही आया. तो इंडिया में मैंने 6 साल टीचिंग की जॉब की. एंड देन पंजाबियों के जो कीड़ा होता है वो कीड़ा मेरे अंदर भी था, अभी बाहर जाना है. तो फिर फाइनली डिसाइड किया भी चलें, तो स्किल असेसमेंट करवाई, सब कुछ किया. एंड फाइनली मैं वाइफ और अपनी बेटी के साथ ऑस्ट्रेलिया में गया. और स्ट्रगल वहाँ से स्टार्ट हुई एक्चुअली. आके फार्मेसी से थे, फार्मेसी में तो कोई जॉब नहीं मिली. अनफॉर्चुनेट रहा भी, बहुत जॉब्स अप्लाई की बट नहीं मिला. बट फाइनली 2-3 साल लगे, सेटल होना शुरू किए. तो शुरू से अपना प्रोसेस भी खुद करके आए थे, तो सोचा क्या करना क्या. अब लाइफ के सामने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था. तो डिसाइड किया भी माइग्रेशन में कुछ किया जाए और स्टडी शुरू की. स्टडी 2017 में फिनिश की और उसके बाद 2-3 कंपनीज के साथ जॉब की. कहीं पे अच्छा बना, कहीं पे नहीं, कहीं पे 2 महीने जॉब, कहीं पे 6 महीने जॉब. और फाइनली 2020 में हम मिले एंड वी स्टार्ट विद IME. और तब से हम इकट्ठे ही हैं, एंजॉय कर रहे हैं आप लोगों के साथ. What inspired you, Harshil, to only start migration? You could have done anything else. यार बात यह है कि जब पढ़ाई ख़त्म करी ऑस्ट्रेलिया में, एज अ स्टूडेंट ही आए. स्टूडेंट जब कर रहे थे तब भी एक मैंने कंपनी में गया था जो मैंने फाउंडिंग मेंबर टाइप, जिसमें हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हेल्प करते थे विथ सर्विसेज व्हेन दे अराइव इन ऑस्ट्रेलिया. बड़ी प्रोजेक्ट टाइप था. एंड इवेंचुअली आई एंटर्ड दिस इंडस्ट्री जस्ट कि भाई ऑफिस जॉब चाहिए. ज़ारा में रिटेल जॉब चल रही थी, चल रहा है. ऑफिस जॉब का रेफरेंस मिला, बोला चलो ऑफिस जो भी है कर लेंगे, क्या जा रहा है, एटलीस्ट कुछ ऑफिस में तो जाएंगे. ऑफिस जॉब शुरू करी जो माइग्रेशन फील्ड में थी और अच्छा लगा. ग्रिप आ गई, कॉन्फिडेंस आ गया. इवेंचुअली वहाँ से अपना PR पाथवे खुद तय किया, खुद किया. तो एक टाइम आ गया कि it's time to move on, it's time to go ahead, and it's time to dream big, I feel. What did you study before studying migration or before becoming a migration? पहले तो I am from a business textile background, तो मेरा बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. तो मैं तो बेसिकली मेरा मन था मैनेजर बनना. तो मैं आज की डेट पे हाँ कंसल्टिंग करता हूँ, बट है तो मैनेजर ही अपने. You tell me about yourself. What inspired you? How are you here today? My journey is exactly the same as yours. मेरी तो बिल्कुल ही अलग जर्नी है वैसे. So I'm an engineer through my bachelor's degree. I did civil engineering from India. इंडिया में थोड़ा बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन का काम भी किया, 2-4 हाईवे बनाए. Then we came to me and a few of my friends came to Australia to study masters. यहाँ पे आके मास्टर ऑफ मैनेजमेंट किया from Macquarie यूनिवर्सिटी. उस टाइम पे तो सोचा ही नहीं था कभी कि माइग्रेशन इंडस्ट्री में आएंगे. माइग्रेशन भी कुछ होता है. There's something called as, I knew there's something called as PR, but how is it done? It's an industry, it's such a big industry. I had no idea about it. So I was working part-time, and all I wanted at that point of time when I was a student, I even tell my clients this story. यार मेरे को ना एक ऑफिस जॉब दिला, मुझे पैसे से मतलब नहीं है. I remember during those days people were the other students who were earning about $25 an hour, $30 an hour, around that time, that $. और मेरे को ये था कि मेरे को आप $18 भी दे दो, $19 भी दे दो, 20 दे दो, कुछ भी दे दो. It's not about the money. I want to sit in an office in front of a computer and थोड़ा दिमाग चला. फॉर्मल्स पहन के जाना है. फॉर्मल्स पहन के जाना है, सही बात है. फॉर्मल्स ये उस टाइम था. हाँ. So the first job that I got, I'm very thankful to them.
माइग्रेशन इंडस्ट्री में जॉब मिली, ज़्यादा हाई पेइंग नहीं थी, सैलरी बड़ी कम थी, बट इतना कुछ सीखने को मिला वहाँ से। जो भी हम आज करते हैं आई वुड से हम वहीं से सीखे हैं। है तो भाई हम तीनों ने कहे साथ में काम करते किसी थे। ना किसी हाँ। टाइम पे वहाँ पे काम तो Yes. किया है, बहुत सीखा है उनसे। तो उसके बाद वहाँ पे 1.5 साल काम किया, एंड देन आई वाज समहाउ आई वाज डन विद दिस इंडस्ट्री। कोविड आ गया तो मेरे को लगा कि बस अब कुछ और करते हैं। फिर बैंकिंग में चला गया थोड़े टाइम के लिए, हाँ। बट पूरे टाइम में यही सोचता रहता था कि पीआर कैसे दिला लूं। तो फिर फॉर्चुनेटली हम मिले और हमने आईएमई स्टार्ट की। और आईएमई की जर्नी भी हमने कैसे शुरू करी, रातों रात। एंड दैट वाज इन पीक कोविड टाइम, यस, जून 2022। सब मना कर रहे हैं, ऑल द ऑड्स वर अगेंस्ट अस, और हमने सोचा कि नहीं, हम ऑफिस लेंगे, ऑफिस खोलेंगे। कोविड चल रहा है, लॉकडाउन में हम घर में बैठे बैठे प्लानिंग किए, हफ्ते 10 दिन में रजिस्टर करी कंपनी और महीने में खोल दिया। इट इज सो अनरियल कि जब आईएमई स्टार्ट किया पीक कोविड था, मतलब ऑफिस में कोई आता ही नहीं था, हम ऑफिस में बैठे रहते थे एंड वी वर जस्ट टेकिंग कंसल्टेशन ऑन द फोन, ऑन वीडियो। नोबडी वांटेड टू कम टू द ऑफिस, स्टिल वी वर लाइक नो वी विल सिट इन द ऑफिस। यार मुझे याद है उस टाइम पे जब हमने आईएमई स्टार्ट किया, लोग मुझे बोलते थे तुमने नया काम स्टार्ट किया, और कब स्टार्ट किया? पीक कोविड। आज की डेट में जहाँ सब काम बंद हो रहे हैं, लोगों के बिजनेस बंद हो रहे हैं, कैफेज रेस्टोरेंट सब बंद हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही हैं, सिटी में ऑफिस खाली, और हम ऑफिस ढूंढ रहे हैं और हमने आईएमई स्टार्ट किया। और रिमेंबर जब हम ऑफिसेज वी वर लुकिंग फॉर ऑफिसेज, जब हमने स्टार्ट किया देयर वर फ्यू ऑफिसेज अवेलेबल। एक महीने बाद द एंटायर सिटी वाज अवेलेबल, सारे ऑफिस जहाँ चाहिए वहाँ मिलेगा, सारे ऑफिसेज खाली पड़े थे, बार्गेन रेंट, आप जो रेंट बोलो दे आर रेडी टू गिव इट। 6 महीने का रेंट फ्री, वो रेंट भी, वो टाइम भी देखा हमने। बट ये भी है यार, ऑब्वियसली बिजनेस, अभी आप दोनों तो तब पीआर सिटीजन थे, मैं तो स्टूडेंट था। आई वाज लिटरली अ फैक्ट दैट आई वाज अ स्टूडेंट। Coming to that, I have a question for you. Lot of students come to us, so and they ask, can we get a PR? इस बारे में what do you want to say? यार पीआर आपको, जब आप एक बात समझो कि पीआर जब आपको ओवरसीज से मिल सकती है, तो आप ऑस्ट्रेलिया में हो, विजिटर पे हो कि स्टूडेंट पे हो कि कोई भी वीजा पे हो, यू कैन ऑलवेज गेट इट। पीआर इज कम्प्लीटली सेपरेट फ्रॉम एनी ऑफ द वीजाज, तो कैसे भी मिल सकती है। और सेकेंडली, आप स्टूडेंट पे हो, आप धंधा भी कर सकते हो, आप स्टूडेंट पे हो जॉब भी कर सकते हो। देयर इज सो मच फ्लेक्सिबिलिटी। यस, वर्क आवर्स की लिमिट है, बट कोई आपको अपने एस्पिरेशन से नहीं रोक रहा है। Look at me, I was in India when I got my PR. I never had Australian education experience or work experience. This is in my case as well. I tell this to my clients, I tell this to everyone that I got my PR through my Indian qualification. स्टूडेंट्स को लगता है, जो प्रोफेशनल्स आते हैं इनफैक्ट उनको भी लगता है कि यार जब तक ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई नहीं करेंगे ना पीआर नहीं। दैट्स नॉट द केस। आई विल गिव यू अ सिनेरियो। मैंने यहाँ पे मास्टर ऑफ मैनेजमेंट किया, जॉब भी करी, सब कुछ किया, बट पीआर तो यहाँ से नहीं है। वो तो फॉर्चुनेटली आई स्टडीड बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम इंडिया, देन गॉट अ स्किल्स असेसमेंट एज अ ड्राफ्ट पर्सन, और उसके थ्रू पीआर आया। मेरी ऑस्ट्रेलियन स्टडी ने मेरी क्या हेल्प करी है? ओनली 5 पॉइंट्स। अगर वो 5 पॉइंट्स ना भी होते मेरे पास, तब भी मेरी पीआर आ जाती। Similarly, I believe in your case, आपने तो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई नहीं करी है. You got your PR as a university lecturer on the basis of your Indian education, on the basis of your Indian work experience. तो उसके ऑस्ट्रेलियन स्टडी का कोई रोल तो है नहीं उसमें. नहीं, कोई रोल नहीं। मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं। मेरे क्लाइंट है एंड ही डिड एमबीए फ्रॉम टॉरेंस यूनिवर्सिटी। वो मेरे पास आया, मैंने उससे पूछा भी क्या किया है। फॉर्चुनेटली ही वाज आल्सो फ्रॉम फार्मेसी बैकग्राउंड, ही डिड बैचलर्स इन फार्मेसी। तो मैंने उससे पूछा भी क्या है, इंडिया में जॉब की है? उसने मुझे बताया भी उसने 1 साल जॉब भी की इंडिया में बैचलर्स के बाद। उसके बाद यहाँ पे आ गया, एक एजेंट के पास गया, उसने उठा के जी कोर्स चेंज करवा दिया। दूसरे के पास गया, दूसरे ने भी कुछ नहीं किया, कहता यार वहाँ पे आपका कोर्स शायद एमबीए पूरी ना हो, उसने फिर एक कोर्स चेंज करवा दिया, फिर एमबीए। वो 3 बार आया, इंडिया से एमबीए लेके आया, फिर एक एजेंट ने सस्ते एमबीए में दिला दिया, दूसरे ने उठा के दूसरे में डाल दिया, और वो भटक रहा था भी क्या करें क्या नहीं। और उसकी एमबीए पूरी होने से पहले ही हमने उसकी पीआर करवाई, उसकी बैचलर्स डिग्री के बेसिस पे, इंडियन एक्सपीरियंस के बेसिस पे। बट मैं सच बताऊं तो मेरा भी ऑफशोर क्वालिफिकेशन के बेसिस पे ही हुआ है। मैंने मार्केटिंग में किया, हाँ, और मैंने अकाउंटिंग की भी असेसमेंट कराई, वो था मेरा बीबीए के बेसिस पे। हाँ, एमओएम जो मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट जो मैंने किया है, वो तो एक था डिग्री बस, क्योंकि मेरे एस्पिरेशंस थे नहीं एट देन पीआर। मतलब हमने $80,000 खराब करे हैं
खराब नहीं होता। खराबी वो धंधा करने में काम आ रहा मैं है। ये जरूर बिलीव करता हूँ कि जो भी मुझे बोलता है कि ये फैक्ट है, कईयों के लिए है कि हाँ वी नीड टू सेव कॉस्ट, यस देयर आर सर्टेन थिंग्स, बट आई ऑलवेज बिलीव कि अगर आप पढ़ाई के इंटेंशन है आपका, यू शुड स्टडी इन अ गुड यूनिवर्सिटी, दैट्स व्हाट आई प्रेफर। मक्वेरी, यूनिसिड, यूनी मेलबर्न, मोनाश, यस दे आर एक्सपेंसिव, दे आर नॉट चीप, बट अगर आपका एंड गोल है कि आपको कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है, तो गुड यूनिवर्सिटीज विल गिव यू नॉट जस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बट पीपल अराउंड यू। हम साथ पढ़े तभी हम ये साथ तो हैं। है ही ना। स्पेशल आई वांट टू ऐड वन थिंग हम्म, इनटू दिस। यार लोग मेरे पास आते हैं, स्टूडेंट, वो कहते हैं हमने कोर्स चेंज कर लिया, आप पुराना यूनिवर्सिटी में जाना छोड़ दें या क्लासेस लगानी बंद कर दें या एग्जाम ना दें। तो मैं उन स्टूडेंट को सिर्फ यही कहना चाहूँगा भी यार आपको अगर आप 4 क्लासेस लगाते हो तो कुछ सीखने को मिलता है। जरूरी नहीं है वो आपको पीआर उससे मिलेगी या कुछ नहीं, बट आई थिंक इट मे हेल्प यू इन यार फ्यूचर। अपने आप को बिल्ड करता कुछ ना कुछ सीखने को ही हाँ। मिलेगा। देखो ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्टूडेंट कह रहा है मुझे कॉलेज नहीं जाना तो वो खराब है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की इंटेंशन ही ये है। यस So करेक्ट, their intention, हाँ वो माइंडसेट ही वो लेकर there are आया। different kind of categories in students and individuals. Some of the people who want to just come to Australia and make money. Fair, इसमें कोई बुराई नहीं कोई है। बुराई नहीं। आप पैसे कमाना चाहते हो ठीक है, अब वो रास्ता स्टूडेंट वीजा के थ्रू है, बट हमारी एडवाइस ये होती है हमेशा कि चलो यार आपका इंटेंशन वो अलग बात है, बट अगर आप किसी चीज में इन्वेस्ट करें, कम ज्यादा डजंट मैटर, यूनिवर्सिटी डजंट मैटर, इफ यू आर स्टडीइंग अ कोर्स एटलीस्ट स्टडी, यस नॉट जस्ट पास इट फॉर द सेक ऑफ पासिंग कि भाई डिग्री नहीं मिलेगी तो वीजा नहीं मिलेगा। अगर थोड़े आप पैसे लगा रहे हो तो उसमें इन्वेस्ट करो। बट ये बात है डेफिनेटली कि इफ वी आर गोइंग इनटू अ यूनिवर्सिटी व्हिच इज एक्सपेंसिव, बिना देखे बिना नाम सुने हम बोल सकते हैं कि इट मस्ट बी अ गुड यूनिवर्सिटी। महंगी सस्ती हो ही नहीं सकती अगर वो अच्छी नहीं। करेक्ट यार, विद प्राइस कम्स क्वालिटी। बट दिस इज नॉट इन देयर इन अदर कंट्रीज। ट्रू, बाकी कंट्रीज में आप देखोगे चीपर यूनिवर्सिटीज आर द गुड वंस। ऑस्ट्रेलिया में जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी उतनी ज्यादा अच्छी। ट्रू। चलो एक बात बताओ, क्या पर्पस होता है इन योर माइंड when you are taking a consultation? What is the purpose you talk to? Like purpose in a way कि जैसे कि मेरा पर्पस है कि मैं क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट में करूं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं तुझे बोलूं तुझे ये करना है, यू शुड डू दिस। आई विल गिव हिम द टॉप and the worst, like the expensive and the cheapest and varied options, and leave it to them to decide, because you are smart enough to take your decision. I can give you guidance. That's what my purpose is when I'm taking consultation. What's your? देखो कभी कभी क्या होता है, ऑफ कोर्स माय पर्पस इज आल्सो टू गिव द बेस्ट एडवाइस टू माय क्लाइंट। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो ना डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्लाइंट्स। देयर आर सम क्लाइंट्स हु ऑलरेडी हैव, व्हेन दे आर एंटरिंग द डोर, दे एग्जैक्टली नो व्हाट दे वांट टू डू। True. अगर उसको सोच चाहिए कि मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में जाना है, और अगर मैं उसको यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी एडवाइस कर रहा हूं, तो दे आर नॉट हैप्पी। तो माय फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्लाइंट। Fair. पहले क्लाइंट के बारे में समझना है कि आपको क्या चाहिए, उसके बाद अपनी एडवाइस देनी है कि ओके मे बी व्हाट यू वांट इज गुड बट द वन दैट आई एम ऑफरिंग यू इज इवन बेटर। नाउ इफ द क्लाइंट अंडरस्टैंड्स ग्रेट, इफ द क्लाइंट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, इफ द क्लाइंट स्टिल वांट्स टू गो विद दैट पाथ, ठीक है, वो भी कोई गलत नहीं है, तो हम उस रास्ते पे उसको ले जाएंगे। पर ये हो गया स्टूडेंट वीजा के लिए। पर हमारे पास पीआर के लिए भी लोग आते हैं, पार्टनर वीजा के लिए आते हैं, वर्क वीजास के लिए आते हैं। उसमें कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट को समझाना पड़ता है, आपको उन्हें परस्यू करना पड़ता है कि आपको एग्जैक्टली यहाँ से जाके यहाँ पहुँचना है। दिस इज द पाथ यू हैव टू फॉलो, एंड इफ यू डाइवर्ट और इफ यू डोंट फॉलो दिस पाथ यू माइट फॉल। कभी कभी ना स्पून फीडिंग करनी पड़ती है क्लाइंट, ऑल्दो वी डोंट लाइक इट, बट करना पड़ता है। इट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब, इट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा काम है हमारा मोटिवेशन। हम तो मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। हम अगर मोटिवेट नहीं करेंगे तो क्लाइंट ने कुछ नहीं करना है, इवेंचुअली उसका जो ड्रीम है ना सेलिंग पीआर, वो कभी अचीव ही नहीं होगा। कम्स टू माय हेड दिस थिंग। अभी परसों एक क्लाइंट आया, उसने कहा सर 2 बार पीटी दे दिया, अब मैं और नहीं दे पाऊंगा। ये तो यार अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक क्लाइंट है 66 टाइम्स पीटी दिया एंड देन गॉट 79। माय रिकॉर्ड इज 31, योर रिकॉर्ड इज 66, which is great. Imagine a person who has appeared for PT 66 times. One PT exam is $450. कर लो कैलकुलेशन, कितने $1,000? $26,000, more than that, and finally in 66 attempt he got the desired score 79 each. तो आपका केस तो बहुत ही एक्सेप्शनल हो गया। बट फिर भी मैं क्लाइंट्स को बोलता हूँ 2-3 बार आपने पीटी दिया, नहीं आया, कोई बात नहीं यार, देते रहो। It can you always improve. It can take up to 5-6 attempts. Yes. That's an average, I feel.
कोई बड़ी बात हाँ। नहीं है इसमें, क्योंकि that PT is going to give you 20 points. Rest everything is giving you 5, maybe 10. But PT एक ऐसी इंग्लिश एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा पॉइंट्स यार एक सिंपल है कि पीआर है तो पीआर इज बेसिकली इन्वेस्टिंग इन योर फ्यूचर. इफ यू इन्वेस्ट टुडे यू विल रीप द बेनिफिट्स लेटर. मैं सबको यही बोलता हूँ कि हाँ, अगर आपका एंड गोल परमानेंट रेसिडेंसी है, यू नीड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग. इट इज नॉट अ चीपर एक्सपेंस, बट चीज़ें महंगी है, ठीक है, तो इन्वेस्ट करोगे तो फल मिलेगा. सेकेंडली, इट्स अ 50-50 एफर्ट. हम नहीं दिला सकते. With this thing, I have a question. सेक्रीफाई तो करना पड़ेगा ना वो, और वो सेक्रीफाई मैं नहीं कर सकता क्लाइंट के लिए. ठीक है, अगर क्लाइंट की जगह मैं सेक्रीफाई कर रहा हूँ, मैंने तो एक स्टैंप रखी हो तो ये पकड़ो जी $15,000 दो और पीआर पकड़ो. अगर पैसों से PR मिल है ना, तो बात ही तो है. ऑस्ट्रेलिया में सेक्रीफाई पैसों से क्लाइंट PR नहीं करना है. जॉब भी छोड़नी पड़ सकती है, अपने फील्ड की जॉब भी ढूंढनी पड़ेगी, एटी चलाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, स्टडी भी करना पड़ेगा, असाइनमेंट क्लासेस सब कुछ करना पड़ेगा. What is that one thing that you find irritating? Irritating मतलब maybe it's the wrong word, कि आप रेगुलरली कुछ क्लाइंट से मिल रहे हो और आपको लग रहा है ये चीज हर एक में कॉमन है और ये नहीं होनी चाहिए. यार जैसे मुझे लगता है, I'll give you a perspective. जैसे अभी प्राइस की बात हो रही थी, so whenever I take a consultation, at the end मैं अपने लास्ट पेज पे जाने से पहले उसको एक पूरा कॉस्ट ब्रेकडाउन देता हूँ और वो टोटल देखता है, वो कहता है $20,000. $20,000 तो सर बहुत ज्यादा है, 20,000 तो मैं दे ही नहीं पाऊंगा. फिर मैं उनको समझाता हूँ, no, this 20,000 you don't have to give it once. You are giving something for PT, you're giving something for NATI, sometimes you're giving a $800 fee, कभी 4,000, कभी 5,000. धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट्स में आप गवर्नमेंट को पे करते हो. Over the period of time. Over the period of time. पर उनको दिख रहा होता है that big number 20. When I make them understand कि आप जो कोर्स कर रहे हो, a semester fees is $20,000. But PR में $20,000 इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम. 20 maybe is a bigger number. Sometimes it's even 15,000 or less. तो आपके पास आते हैं ऐसे क्लाइंट्स? यार मेरे पास आते हैं ना, एक अगर स्टूडेंट वीजा वाले आते हैं तो एक माइंडसेट से आते हैं. वे जो पीछे से जिन एजेंट्स ने उनको भेजा है ना, वे उनके पास गए, हाँ जी क्या करना है मुझे जी, ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, यूएस जाना है. तो वो बात मेरे पास नॉर्थ इंडिया वाले ज़्यादा आते हैं, तो उनका एक माइंडसेट है कि जस्ट हाउ मच मनी यू वांट. वो एजेंट को ये ऑफर करते हैं और फिर एजेंट भेज देता है. और यहाँ पे भी वो आते हैं भी हमारा काम सिर्फ क्या है, सिर्फ सेल करना है. ठीक है, कि हम यहाँ तो कोर्स सेल करने के लिए बैठे हैं, जहाँ जस्ट क्लाइंट से पैसा लेने के लिए. ये एक बड़ा उसको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल है एडवाइजर्स, नॉट IME सेल्स. क्योंकि मैंने भी ये नोटिस किया है कि हम पैकेज नहीं बेच रहे, हम आपको एक जर्नी दिखा रहे हैं जिस जर्नी पे आप ही को चलना है. अगर हम आपको एक कोर्स दे रहे हैं तो इसका ये नहीं कि आपने फी पे कर दी तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा. नहीं, यू विल हैव टू वर्क टुवर्ड्स द जर्नी, बट हम आपको पूरा एक एक्शन प्लान बताएंगे कि इफ यू फॉलो दीज स्टेप्स देन दिस इज द आउटकम. बट कितनी बार होता है कि क्लाइंट आया, हाँ सर आपने बता दिया, ये लो आपके पैसे, शुरू करते हैं, गायब हो गया. हाँ. ईमेल करो, फोन करो, गायब हो गया. फिर एक साल बाद उठा, उन्होंने कहा थे सर ये हो गया, सर वो हो गया, तो सर हाँ. अरे फीस दे रहे थे थोड़ी और आएगा. So with your point, I have another thing comes to my mind. Clients क्या करते हैं? Again, फीस देके हाँ. चले जाते हैं, एक 2-2 साल बाद आते हैं. कुछ क्लाइंट्स बिल्कुल ही अलग है, वो कहते हैं कि सर आपको फीस तो दे देंगे, पर आप करोगे क्या? ये तो सब कुछ मैंने करना है. तो मैं क्लाइंट को समझाता हूँ, देखो आपने ही करना है. हाँ. ये this is your journey. You are on the driver's seat. I am the passenger seat. I am just sitting with you. अगर कहीं आप रास्ता भटकोगे तो मैं बोलूँगा take a right, take a left. Otherwise you are on the steering wheel. You are पैसेंजर को क्या बोलते हैं, साइड वाले को? नेविगेटर. हाँ. We are the navigator. तो हम आपको नेविगेट करने के लिए हैं, हम आपको एडवाइस करने के लिए. क्या कहीं भटक गए तो? बट आपका एग्जाम देने के लिए नहीं है. I can't. Maybe I'm a Hindi speaker. Maybe you have a NATI exam in Tamil. I can't do the NATI exam for you. I can't get the English score for you. I can't work with the company. हम कुछ भी नहीं कर सकते आपके लिए. हम आपको सिर्फ सही एडवाइस दे सकते हैं. और सही एडवाइस तो आपको लेनी पड़ेगी. अगर आप नहीं लोगे तो फिर तो बहुत. चलो आप थोड़ा सा माइग्रेशन ट्रेंड्स की तरफ हम मूव करते हैं. क्लाइंट्स से साइड इतने चेंजेस आ रहे हैं. पहले भी होता था चेंजेस, तो आई हैव बीन नोटिसिंग फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स, बट देयर वर 1 or 2 चेंज इन अ ईयर. अभी साल में 5-5 बार चेंज हो रहा है. क्या हो रहा है? मतलब व्हाट डू यू थिंक माइग्रेशन इज हेडिंग टू?
यार अभी थोड़ा टाइट हो रहा है क्योंकि इलेक्शन ईयर के चक्कर में क्या है, गवर्नमेंट का एक माइंडसेट रहता है भी जो लोकल पब्लिक है, लोग हैं, उनकी अपने इश्यूज है, जैसे कि आफ्टर कोविड एकदम से स्टूडेंट वीजा से काफ़ी इशू हो गया और रेंटल क्राइसिस आ गया, ठीक है। बट ओनली आई थिंक ये रेंटल क्राइसिस 1 या 2% से स्टूडेंट्स के चक्कर में आया, बाकी तो वो पहले था, क्योंकि गवर्नमेंट की जो अपनी पॉलिसीज हैं वो इस हिसाब से नहीं है भी इतने इमिग्रेंट्स को यहाँ पे आ रहे हैं उनको झेल सके, जब पॉलिसीज इस ढंग से नहीं। तो यार उन्होंने अब हॉस्पिटल्स भी उनको चाहिए, रोड्स भी चाहिए, स्कूल्स भी चाहिए, रहने के लिए घर भी चाहिए, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज ढंग की नहीं है, तो उससे ध्यान हटाने के लिए दे आर जस्ट क्रिएटिंग ऑल दीज एंड दे आर मेकिंग इट हार्ड ड्यू टू दिस इलेक्शन। और मुझे लग रहा है नेक्स्ट 1 ईयर ऐसा ही रहेगा, क्योंकि you can talk about Albanese, you can focus on the Peter Dutton, what they are saying. They are just blaming immigrants for all these issues. No, Where they don't want to, they don't want to find shortcomings in their policies. True. They are just blaming us. I've noticed whatever the reason is, whatever is happening in Australia, at the end, all the parties, जो दोनों main parties हैं, they want to blame it to immigrants. कि जो भी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में वो माइग्रेशन से, स्टॉप माइग्रेशन सो वी आर परफेक्ट। कि रेंटल क्राइसिस है, हाउसिंग क्राइसिस है, हाउसिंग प्राइसेस बढ़ रहे हैं माइग्रेशन की वजह से। पर ठीक है, चलो वो ब्लेम तो कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा फील होता है कि बैक ऑफ द माइंड उनको पता है हमारी कंट्री चला कौन रहा है। Exactly. ठीक है, क्यों वो बोल रहे हम कट कर रहे। अभी दिसंबर में उन्होंने 482 CSOL जो लिस्ट निकाली, रिटेल मैनेजर से लेकर होटल मैनेजर से लेकर मार्केटिंग सबको, इतने छोटे छोटे ऑक्यूपेशन से बड़े बड़े ऑक्यूपेशन उसमें डाले कि आई फील कि मोर देन टेम्पररी दे आर फोकसिंग ऑन परमानेंट, विच इज गुड कि अच्छे लोग आएंगे, स्किल लोग आएंगे। ऐसा नहीं है जो रिटेल में काम कर रहा है वो स्किल नहीं है, काम करने वाला तो चाहिए ना, पंप कैसे चलेंगे, राइट। कंस्ट्रक्शन वर्कर में लेबरर भी तो चाहिए ना, सारे ही सिविल इंजीनियर होंगे तो कैसे काम चलेगा। सो इट इज रिक्वायर्ड एंड एट द एंड मुझे लगता है, आई थिंक अभी लास्ट वीक जो अपडेट आया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज एन इश्यू। आई फील कि जो बाहर वाले जो घर ले जाते हैं ना, वो सबसे बड़ी रेंटल क्राइसिस और हाउसिंग क्राइसिस क्रिएट करता है। So I want to, through your behalf, I want to tell it to everyone that initially there was a plan that they are going to cut down on migration. Government was having a lot of discussions, a lot of meetings, and there were major changes made in November and December. But changes are for migrants betterment, correct. जो change हुआ है that means जो लोग short term occupation list में थे उसमें most of the occupations को direct PR मिल सकते। हाँ, पहले ये possible ही नहीं था, तो वो पोर्ट्रे ऐसे करते हैं, they advertise it in such a way that you are not going to get a PR, we are going to cut down on migration, but जब actual rules आते हैं वो तो फेवर में होते हैं, तो ये सिर्फ लॉलीपॉप है। यार सेम विद स्टूडेंट वीजा, ये लोगों के एक दिमाग में पता नहीं कहाँ से ये आगे भी ऑस्ट्रेलिया कह रहा है हम स्टूडेंट वीजा नहीं देना, ठीक है, गवर्नमेंट भी कह रही है वी गोना डू स्ट्रिक्टनेस ऑन द स्टूडेंट वीजा, बट वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप देखिए हर चौथे या पांचवें बच्चे के क्या है, ये फेक डॉक्यूमेंट्स आ रही, ईयर 12 का डॉक्यूमेंट फेक है, बैचलर्स फेक है, पीटी किसी और कोई और अपीयर हुआ है पीटी में जहाँ आइल्स में, ठीक है। गवर्नमेंट उसको रोकना चाहती है, अदरवाइज गवर्नमेंट डजंट वांट टू स्पॉइल देयर $50 बिलियन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। एग्जैक्टली, इतना पैसा आता है, इट्स अ सेकंड बिगेस्ट इंडस्ट्री आफ्टर माइनिंग, एजुकेशन। और दूसरी चीज, ऑस्ट्रेलिया और बेनिफिट हो रहा है लोगों के माइंड में, बिकॉज यूएस और कनाडा वी ऑल नो, ब्रिटेन वी ऑल नो, बचा क्या है ऑस्ट्रेलिया। ब्रिटेन स्टिल गेटिंग अ लिटिल बेटर हाँ। दीस डेज, बट ऑस्ट्रेलिया जाना यूएस जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस इतना आपको जीमैट पे स्कोर करना है, जीआरई पे स्कोर करना है। कनाडा की हालत क्या है हमको पता ही है, न्यूजीलैंड हैज ऑलवेज बीन डिफिकल्ट, वहां पे इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स है, ले दे के बचता ही ऑस्ट्रेलिया। और पिछले एक साल में एज अ आईएमई एडवाइजर्स में हमने ज्यादा एडमिशंस कराए हैं। सो आई वुड से इन द लास्ट 1 year वी हैव फोकस्ड मोस्ट ऑन ऑफशोर एडमिशन। करेक्ट। एंड सक्सेस स्टोरीज भी बहुत ज्यादा है, ग्रांट्स भी बहुत ज्यादा है, बट फिर भी जब मुझे स्टूडेंट्स के कॉल आता है, क्लाइंट्स का कॉल आता है, सर माइग्रेशन इज गेटिंग वेरी ट्रू, स्टूडेंट वीजा रिफ्यूजल रेट इज टू हाई। Student visa refusal rate was high until a few months ago, maybe 2-3 months ago.
पर आज की डेट में एवरी रैंडम स्टूडेंट वीजा इज बीइंग ग्रांटेड। 15-20 दिन से ट्रेंड ही चेंज हो चुका मुझे है। याद है ये 2020 या 2020 ड्यूरिंग पीक कोविड था, हम डॉक्यूमेंट्स भी नहीं डाल रहे थे और स्टूडेंट वीजा रिफ्यूज हाँ। स्टूडेंट वीजा Grant ग्रांट हो हो रहे रहे थे। और ये आई थिंक वी आर बैक टू दैट ट्रेंड नाउ, स्टूडेंट वीजास आर बीइंग ग्रांटेड। इट डजंट मीन डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड करें, डॉक्यूमेंट जरूर प्रोवाइड करें। पर पिछले 1 महीने में अगर हमने देखा हो तो सारे पुराने पाप जो इमिग्रेशन लेके बैठा था वीजास के, सब धो दिए। सारे धोने लगे। सब आ रही है, ग्रांट्स की हाँ। झड़ी लगी हुई है, चाहे वो पीआर की PR ग्रांट है हो, चाहे स्टूडेंट स्टूडेंट हो की, कि 485 टेम्पररी वीजा सब ग्रांट हो रहे हैं। और यार हम इतना बात कर रहे हैं स्टूडेंट वीजास की और बाकी वीजास की, ये एयरपोर्ट पे क्या चल रहा है आजकल? बहुत मार्केट में न्यूज आ रही है, ये एजेंट आके बोल रहा है ये देखो ये वीजा कैंसिल हो गया So, एयरपोर्ट पे। There has been one piece of paper floating in the around in the market वो एडिलेड वाला कि एक स्टूडेंट एडिलेड एयरपोर्ट पे गया, he was interviewed by the border police and his visa was refused or rather cancelled immediately. और उस पे जब they did a further investigation they got to know that he was driving Uber more than the required number. यस So I don't know how true that is, even if it is true, which I believe it would be, वरना वो नहीं होता इतना. Even if it's true, how many students are working more than 20? I believe 90% जो students हैं, they do the right. करेक्ट। ऐसा नहीं सोच सकते कि all the students are working more than the required number of hours. 90% are doing the right thing. Maybe 10% who are not, doesn't mean that they'll get caught at there. Even not 10%, I think like 10% is a big there 10% is big number. I think 2-3% होंगे जो वीजा कंडीशंस ब्रीच कर रहे हैं। वीजा कंडीशन ब्रीच यूजुअली स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, जो करते हैं उनको पता होता है क्या करना है। I believe they are very careful. If this guy got caught, that means he was not careful, he was not prepared. उनके एजेंट को उसको प्रिपेयर करके भेजना है। यार बट एक और चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हाँ कैंसिलेशन का चल रहा है, बट डरने का जरूरत नहीं है। मुझे फील होता है कि अगर तुम सही हो तो दे कांट स्टॉप यू। कितनी बार क्लाइंट बोलते हैं कि मेरा वीजा एक्सपायर होने वाला है, फिर भी मैं जाना चाहता हूँ, मेरी अर्जेंसी है, कुछ भी रीजन है, मैं वीजा खत्म होने के पहले आ जाऊंगा। लाइक जस्ट बी कॉन्फिडेंट। आप आ रहे हो, हाँ उनको दिख रहा है आपका वीजा 1 हफ्ते का बाकी है या 5 दिन का बाकी है। अगर आप उनको बोलोगे कि मेरा स्टूडेंट खत्म हो रहा है, मेरी पढ़ाई हो चुकी है, आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर माई 485 वीजा लीगली, और मैं आ रहा हूँ फिर से वैलिड वीजा पे और मैं कल लॉन्च कर दूंगा। They cannot stop you. I'll tell you my story. When I was on a student visa, my student visa was about to expire and I went to India. Stayed there for a few days. I came back. So only 18 days were left on my visa. When I landed in Sydney, the border force guy asked me, you just have a visa of 18 months. Why do you want to stay here? I said, I still have a visa for 18 months. That means I am lawful for 18 days. After this, I will not stay here unlawfully. Don't worry, I will be legal always. ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको उन्हें देना है और वो भी आपको चुपचाप जाने देना। ऐसा थोड़ी अगर कोई वहां जाके घबरा जाएगा जैसे सारे गलत काम आप ही कर रहे हो तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। You just have to be confident. You are not doing anything wrong. You are doing the right. तो ऐसा थोड़ी है कि आप इंडिया नहीं जा सकते, अपनी कंट्री नहीं जा सकते वापस। Of course you can. यार it is true, एयरपोर्ट पे वीजास कैंसिल हो रहे हैं, बट वीजा किनके कैंसिल हो रहे हैं वो भी तो हमें डिग आउट करना पड़ेगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? ठीक है, फेक डॉक्यूमेंट्स, स्टूडेंट्स आ रहे हैं जी, फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाए हुए हैं। मैंने जैसे पहले बोला ईयर 12 फेक है, बैचलर डिग्री फेक लगाई हुई है इंडियन एजेंट्स ने, जो किसी भी कंट्री का एजेंट है, पता ही नहीं वो क्या ठीक है, उनको पता ही नहीं, एक्सपीरियंस फेक लगा हुआ है। 3 साल का एक्सपीरियंस दिखाया था गैप कवर करने के लिए। एयरपोर्ट पे पूछा, अच्छा जी यू आर वर्किंग एज अ रिटेल मैनेजर, व्हाट वाज योर जॉब ड्यूटीज? एंड उसने पूछा, आर यू श्योर आई वाज वर्किंग एज अ रिटेल मैनेजर? यार वीजा कैंसिल होगा, डॉक्यूमेंट फेक्स हैं, फंड्स। इंडिया में 3-4 एजेंट्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनके, मुझे पता है एजेंसीज के नेम भी, उनको स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है एयरपोर्ट पे। तो क्या है, फोटोशॉप किए हुए फंड्स लगे हुए हैं। ठीक है, एक लुधियाना में ऑफिस है, एक जलंधर में ऑफिस है, एक अमृतसर में ऑफिस है उनका, तो काफी फेमस नाम है इंडिया में, तो उनके फोटोशॉप किए हुए फंड्स लगाए हुए यार कैंसिल हो रहे हैं। कि तुम कुछ छुपा नहीं सकते इमिग्रेशन से, ये मैंने नोटिस किया है। एवरीथिंग इज ट्रेसेबल, ट्रैकेबल। अगर आपने शादी करी हो, या अगर आपने डॉक्यूमेंट फेक दिखाए हो, या अगर आपने फंड्स फेक दिखाए हो, या आपने पीटी जाली किया हो, क्योंकि ये सारी कॉमन चीजें विच मेनी पीपल आर इंट्रूड टू डू इट, दे डोंट डू इट, बट व्हेन दे से कि यार ये हो सकता है, यू शुड नॉट। कुछ भी कभी भी
they can track and trace अगर वो अपने पे आ जाते हैं and they do it. You know, to your point, I have this thing. Lot of students come to me, especially students, not the professionals. The student बोलते हैं, सर पीटी का जुगाड़ हो जाएगा, IELTS करवा देते हैं इंडिया से. So my first question to them is, ये आपका कौन सा वीजा है? आपका फर्स्ट वीजा है, सेकंड वीजा है, ऑस्ट्रेलिया में कितनी बार वीजा अप्लाई? सर फर्स्ट वीजा. It's the first time I came to Australia. But tell them, see, you have applied for one visa in Australia. Maybe in the next few months or few years, you'll be applying for a student visa extension. That's 2. Then you'll be applying for a 485. That's 3. उसके बाद आप अपना 491 या 190 लोगे. हो सकता है उसके बाद 191 लो. फिर आप सिटीजनशिप भी लोगे. तो 5 बार आपको इमिग्रेशन के पास जाना है. इस 5 बार जाने का प्रोसेस कैन टेक अप टू 5 to 6 years. उन 5-6 सालों में you will be going back to your home country, you will be coming back, you will be crossing the border for so many times. तो आपको ऐसा लगता है you are so confident that in the next 4, 5 or 6 years you will not get caught. The chances are that 99.9% you will get caught Exactly. if you produce fake documents. हम ये रोज देखते हैं and हम यही एडवाइस करते हैं. मोस्टली क्लाइंट्स हमारे समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझते, and then they have to bear the consequences. Yes. That gives you an example. I had a client who came to Australia on 457 in 2015. He came for 1 year and company applied for extension. He got it again. It was again 457, and that was for 4 years. And then in 2020, I applied for his student visa. And due to COVID, there was delay in processing. And after 15 months, I got a letter from department. It was a natural justice letter, and they found that guy's bachelor in engineering was fake degree. Oh. And then what did he say? मैंने उससे बात की एंड पहले तो माना नहीं. मैंने उससे अच्छे से बात की. मैं कहा यार अब मे बी आई विल हेल्प यू इफ यू गोना टेल मी द ट्रुथ. एंड देन ही सेड यस, लाइक ही डिडंट पास द 8th semester and he gave money to someone and got the degree. यार इंडिया में और एनी साउथ एशियन और साउथ अमेरिकन बीट और एनी कंट्री, money can buy you things. Yes, that is a fact. It could be less, it could be more, but when it is not genuine, it is not worth. यार 2 साल पहले जब कुछ यूनिवर्सिटीज ने क्या किया था, कुछ स्टेट्स को इंडिया में बैन कर दिया था. वो उन्होंने बोल दिया था वी आर नॉट गोना टेक स्टूडेंट्स फ्रॉम दीज पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान. ये क्यों? क्योंकि फेक डॉक्यूमेंट्स आ रहे थे. ये नहीं भी यूनिवर्सिटीज को कोई फर्क नहीं पड़ता उनके स्टूडेंट का वीजा, उनके लेवल पे फर्क पड़ता है. Western Sydney, earlier it was level 1 university, now it's level 2 university. Just because of these fake funds. Yes, Fake funds and yes. fake documents. हाँ. Chalo, I think we have talked enough of the serious stuff. Let's do something fun. एक बट उससे पहले यार, क्या सबको डरना चाहिए इंडिया जाने से, जहाँ ओवरसीज जाने से? नहीं. जिसने कोई गलत काम नहीं किया, जिसके डॉक्यूमेंट सही है, फंड सही लगा के आया, नथिंग फेक, आप फ्री माइंड से इंडिया जाओ, जहाँ अपनी कंट्री जाओ, घूम के आओ, एंजॉय करो फैमिली के साथ. नोबडी गोना स्टॉप यू. डिपार्टमेंट किसी को टारगेट नहीं कर रहा. वो रैंडम चेकिंग है, उसमें कोई फंस गया और आंसर नहीं किया तो उनके वीजा कैंसिल हो गए. And just be confident. When you're not doing the wrong thing, कुछ गलत नहीं कर रहे, just be confident. Whatever they're asking, give them the answer. Tell them कि मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, मेरे ये सब्जेक्ट्स है, मेरा वीजा इस दिन एक्सपायर हो रहा है, I am lawful and I will be lawful. वो आपको चुपचाप जाने देंगे. They just want to hear it out from you. Because they know it. Because even they know that you are lawful. Yeah. They are just testing the waters. Yes. If they have any doubt, they call the college. They ask for the attendance, whether student is attending the classes. If college, like if student is attending the classes, college gonna say yes, student is attending the classes. What about his course progression? College gonna say it like they are performing good. Nobody gonna cancel their visa at the airport. If you were not a migration agent, what other profession would you have? Here I would be something doing in textile. Textile? Yes, because my background is textile, like family business. फिर I worked in the family business for a year. Australia आके भी Zara में job करी, and Zara में I went into operations, and my interest was always with clothes, cloth line and all. So I feel कि मैं कुछ textile में ही करता. और अगर एक और option है तो maybe a lawyer, like Supreme Court में या कहीं You are lawyer. already half of a lawyer. It's not full. Yes. आप बताएं प्रेम भाई.
यार इंडिया में मैंने फार्मेसी की हुई है और मैंने 6 साल उसी में टीच किया एंड व्हेन आई केम टू ऑस्ट्रेलिया आई हैड आई थिंक मोर देन 6 or 7 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस इन reputed journals. Like I had a lot of research in clinical trials. So टीचिंग के साथ साथ मैं ट्राई कर रहा था भी मुझे किसी रिसर्च कंपनी में जॉब मिल जाए. अदरवाइज इफ वी टॉक इन ऑस्ट्रेलिया, अगर मैं माइग्रेशन एजेंट ना होता यहाँ पे तो मैं अब तक फार्मासिस्ट बन चुका था यहाँ. Pharmacist is pretty good. काफी interesting. कितने कॉन्ट्रास्टिंग प्रोफेशंस हैं हमारे सेकंड. हाउ अबाउट यू? Me, I always wanted to be a pilot, an airline pilot and air force pilot. या तो वो होता अगर ड्रीम्स के हिसाब से जाए तो, but if not that, I would have been a construction builder definitely because I'm a civil engineer by background. तो मैं कुछ कंस्ट्रक्शन में ऐसा मुझे लगा. But look where we are. Yes. We are doing migration all together. All together. और मुझे बड़ा मजा आता था जब मैं लैब में घूम रहा होता इस केमिकल को उसके साथ मिला देना एंड आई लव केमिस्ट्री फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे. मेरे पास कोई फार्मेसी का क्लाइंट आता तो मैं उनको क्लाइंट्स को इनके पास भेज देता हूँ बिकॉज़ दैट ही इज अ फार्मेसी चैंपियन. हां, अब जैसे मेरे पास कोई सिविल बैकग्राउंड का आता है ना तो मुझे ना बड़ी पर्सनल अटैचमेंट आती है. सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट पर्सन, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, यार बहुत सही है यार. मैंने तो नहीं किया, एटलीस्ट यू आर डूइंग इट. चाहे मे बी इन रियलिटी दे आर नॉट डूइंग इट बट एटलीस्ट फॉर पीआर बहुत इजी है बाय द वे. सिविल में वन ऑफ द इजीएस्ट एंड इन डिमांड. अगेन जैसे हम बात कर रहे थे, वेरी हाई शॉर्टेज. हां, सिविल ड्राफ्ट पर्संस एक्सट्रीमली हाई शॉर्टेज. सिविल इंजीनियर, सारा कंस्ट्रक्शन, सारा आर्किटेक्ट, ड्राफ्टर, वहां पे भी पीआर आई किसकी रही है? कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ऑक्यूपेशन में आ रही है. प्लम्बर उठा लो, इलेक्ट्रिशियन उठा लो, कोई भी ट्रेड उठा लो, एक कुकरी को छोड़ देते हैं. टेक्सटाइल वाले की पीआर कैसे आएगी? टेक्सटाइल इंजीनियर, यस, और इंजीनियर टेक्नोलॉजिस्ट. So you write a CDR, you get a skills assessment as an engineering technologist, score about 95 to 100 points, and then you'll get it. ये टेक्सटाइल ना पीआर वाले नहीं है, टेक्सटाइल वाले धंधे वाले. ये तो है, क्योंकि जो कपड़ा देख रहा है वो कोई ना कोई तरीके से धंधा, या वो ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं रहेगा शायद. Maybe they'll go to fashion. या इटली जाएगा वो, यूरोप जाएगा, मे बी फ्रांस जाएगा वो, बट ऑस्ट्रेलिया में कपड़ों का मजा नहीं है. लाइक व्हेनेवर, मेरा एक पैशन है कि व्हेनेवर आई गो शॉपिंग आल्सो, मैं कपड़ा टच करता हूँ खरीदने के पहले. आई फील इट, क्योंकि ऐसा क्वालिटी नहीं है ना. हाँ ठीक है, प्राइस है, बट क्वालिटी नहीं है ना तो मजा नहीं आता. What a quality. Tell me guys, there are so many changes like we discussed. रोज चेंज होते हैं, हर थोड़े दिन बाद चेंज होता है माइग्रेशन का. कैसे ट्रैक रखते हो आप लोग? आपको पता कैसे चलता है? क्लाइंट्स यही पूछते हैं कि सर हमें तो पता ही नहीं चलता कब क्या चेंज होता है. आप लोग कैसे ट्रैक? Sir, first being migration agent, we have to do CPD classes. ठीक है, एवरी ईयर 10 क्लासेस हमें करनी ही पड़ती है, अदरवाइज हमारा लाइसेंस ही रिन्यू नहीं होगा. उसके बिना लाइक दिस इज आवर पैशन. मुझे तो ये लगता है भी मेरे अब फार्मेसी को मैं बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ, 11-12 साल हो गए, तो मेरा तो ये पैशन है और इसके लिए मैं रेगुलर पढ़ता रहता हूँ. पर बात एक है कि यार बहुत मुश्किल है कोप अप रखना. एवरी डे चेंजेस होते हैं. कितनी बार तो ऐसा होता है, ऑब्वियसली यार शाम को गए, रात को कोई चेंज आ गया, सुबह चेंज आ गया ऑफिस आने के पहले, बट क्लाइंट का सुबह 9 बजे फोन आ गया, सर ये हो चुका है. मतलब भाई आई एम हियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बीइंग फ्रैंक. हाँ भाई, आप मुझे बता रहे हो, नो हार्म, आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग, बट आई नीड टू डू माई रिसर्च. फिर स्टडी किया, प्रॉपर लेजिस्लेशन पढ़ी, लॉ पढ़ा. हाँ भाई सही है तो सही, गलत है तो गलत. बट इतने रैपिडली चेंजेस आ रहे हैं, इतने रैपिडली अपडेट्स आ रहे हैं कि समटाइम्स इट गेट्स डिफिकल्ट टू कोप अप विद इट. जैसे जब ये 186 वाला रूल आया था, CSOL, so when the rule came, I was not aware. I was on a vacation in those days, and one of my client told me that the rule has changed. Now I can get up here. He was a marketing specialist, so I told him that maybe you can, but let me read the rules. उसने कहा सर ये वाली वेबसाइट पे है, पढ़ लो. लेकिन नहीं, मैं वेबसाइट पे नहीं पढ़ूंगा, मुझे लेजेंड में जाके लॉ पढ़ना पड़ेगा, वो लॉ को इंटरप्रेट करना पड़ेगा. ओनली देन आई विल बी एबल टू गिव यू करेक्ट एडवाइस. गिव मी 5 minutes or 10. तो या कभी-कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट्स हमसे पहले गूगल करके आ जाते हैं, फेसबुक पे चेक कर लेते हैं, बट दैट्स फाइन. इतने रूल्स चेंज हो रहे हैं तो ये तो बहुत ही यार. ऑफिशियली तो हमें यार ऑफिशियल सोर्सेज से ही पता लग सकता है, बट जो क्लाइंट्स को कहाँ से पता लगता है? टिकटॉक बाबा. टिकटॉक, इंस्टाग्राम और वो पेजेस लाइक किए हुए होते हैं, वहां से पता चल जाता है.
बट इट्स अ उनके पास बहुत कंटिन्यूअस ज्यादा- लर्निंग प्रोसेस. हमारी जर्नी ऐसी है कि रोज हमें पढ़ाई करनी है, लर्न करना है, याद करना है. ऐसा नहीं है आप आज माइग्रेशन एजेंट बन गए आप सक्सेसफुल हो गए. नो, यू हैव टू बी अपडेटेड टू द इंडस्ट्री ट्रेंड्स, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे. और सेकेंड अच्छी चीज है कि वी आर 3 of us, तो हम एक दूसरे से ही कितना रेगुलर बेसिस पे लर्न करते हैं. सबकी अपनी एक एक्सपर्टीज है. यार मुझे ऑफिस में मजा ही नहीं आता जिस दिन मैं अकेला बैठा होता हूँ, है ना. नहीं, of course, यार, एक वहाँ- दूसरे को हाँ, देखना उसी से यार. और कोई भी कोई Yes. डिफिकल्ट केस आ गया तो डिस्कस कर लेना. कोई प्रॉब्लम है, मुझे जरूरी थोड़ी है सारी चीजें मुझे पता होगी. आई एम नॉट गुड इन IT. सानिध्य इज रियली गुड. सो बहुत बार मैं सानिध्य के पास आता हूँ, इससे पूछता हूँ भी हाँ सानिध्य यार मुझे इशू आ रहा है तो देखिए. हाँ. Well, guys, thank you so much for today. It was an amazing time with you. both. नहीं, गुड टॉक डेफिनेटली. we'll मजा catch आ up गया. again. यस. We'll catch up again maybe next week or next to next week very soon.